Global Supply Chain Forum (GSCF) defines supply chain management as the integration of all key business processes from end users through original suppliers that provides products, services, and information that add value for customers and other stakeholders. सारे जितने भी प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं हमारे, उन सबको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सारे प्रोसेस को इंटीग्रेट करने को सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। द फॉलोइंग 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड इन द GSCF फ्रेमवर्क। 8 प्रोसेसेस दे रखे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट, order fulfillment, manufacturing flow management, product development and commercialization, returns management. Customer relationship management, to manage and analyze customers' interaction and data throughout the life cycle with the main motive of improving business relations. कस्टमर से इंटरेक्शन करके जो भी हमें डेटा मिलता है उससे हम बिज़नेस रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कस्टमर से जो भी रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। सप्लायर के साथ जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फॉर हाउ रिलेशनशिप विद सप्लायर्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट provides key point of contact for administering products and service agreements। जो भी कस्टमर्स के साथ जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्रीमेंट्स हैं उन सब को एडमिनिस्टर करने के लिए कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट है। डिमांड मैनेजमेंट क्या है कि प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट विद सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़। कस्टमर की जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे भी ऑर्डर प्लेस हुआ है उसको हम फुलफ़िल करें, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स डिज़ाइन करें और ऑर्डर को फुलफ़िल करें। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट कि ऑल एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू मूव प्रोडक्ट्स थ्रू द प्लांट्स एंड टू ऑब्टेन implement and manage manufacturing flexibility in the supply chain। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम थ्रू द प्लांट फैक्ट्री के अंदर कैसे प्रोडक्ट प्रोसेस हो रहा है, कैसे कहाँ पे आ रहा है जा रहा है, उन सबको मैनेज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन यहाँ पे क्या है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग टू द मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स। जब भी कोई नया प्रोडक्ट्स आ रहा है तो उसको किस तरीके से मार्केट में कमर्शियलाइज करना है या किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करना है। कस्टमर्स और सप्लायर्स सबका इनपुट लेके उसी के अकॉर्डिंग। रिटर्न्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिटर्न्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, गेट कीपिंग एंड अवॉइडेंस। सेल के बाद का जो रिटर्न्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करने के लिए रिटर्न मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन पुश एंड पुल, 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मेथड होते हैं। सप्लायर ट्रेडिशनल चेन, ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल चेन सप्लायर वर एट वन पॉइंट, सप्लायर गिव्स देयर प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हु फर्दर सेंड इट टू द रिटेलर। ट्रेडिशनली क्या होता है, एक साइड पे सप्लायर होता है और अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को देता है रॉ मटेरियल ये जो भी प्रोडक्ट्स, और उसको वो फर्दर प्रोसेस करके प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स से वो रिटेलर तक जाता है, रिटेलर्स कस्टमर को सेल करते हैं। ऑल द कस्टमर्स आर एट द सोर्स ऑफ द प्रॉफिट, दे आर एट द एंड ऑफ द चेन इन द पुश मॉडल। और कस्टमर एक एंड पे सप्लायर रहता है, एक एंड पे कस्टमर होता है जो कि सोर्स ऑफ प्रॉफिट है। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, retailers and customers. Under push model, stocks are produced on the basis of anticipated demand। 2 टाइप्स के मॉडल हैं, एक पुश मॉडल है, एक पुल मॉडल है। पुश मॉडल में क्या होता है, डिमांड को एंटिसिपेट कर लेते हैं, हम पहले से ही उसको फोरकास्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स स्टॉक्स को प्रोड्यूस करते हैं।
डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी डन बाय वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। बहुत सी कुछ टेक्निक्स होंगी, उनके अकॉर्डिंग हम फोरकास्ट करके उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स। मे बी फ्रॉम ऑपरेशन रिसर्च एरिया और डेटा माइनिंग। और वो टेक्निक्स क्या है, या तो ऑपरेशन रिसर्च करेंगे या तो डेटा माइनिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी फोरकास्ट आएगा उसके वो ही हम प्रोड्यूस कर देंगे। और पुल मॉडल में क्या होता है, एक्चुअल जो डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दिस न्यू बिजनेस मॉडल इज़ लेस प्रोडक्ट सेंट्रिक एंड मोर डायरेक्टली फोकस टू द इंडिविजुअल कस्टमर। ये प्रोडक्ट सेंट्रिक कम है, ये इंडिविजुअल कस्टमर पे इसका मेन फोकस है। अ मोर मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच, और ये ज़्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच है। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस आर यूज्ड इन द पुल मॉडल टू ब्रिंग आउट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। पुल मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज़ करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि कितनी डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन कनेक्टिविटी गिव्स एंड कस्टमर्स द अपॉर्चुनिटी टू गिव डायरेक्शंस टू सप्लायर। डायरेक्टली सप्लायर को, जो कस्टमर है वो सप्लायर को बता सकता है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने स्पेसिफाई कर देगा स्पेसिफिकेशंस जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए। अल्टीमेटली customers have a direct voice in the functioning of the supply chain। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है डायरेक्टली कस्टमर सप्लायर को, तो जिससे कि उसका एक डायरेक्ट वॉइस होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन क्रिएटेड थ्रू ई कॉमर्स ब्रिंग्स बेनिफिट टू बोथ कस्टमर्स एंड मैन्युफैक्चरर। और ई कॉमर्स की वजह से मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर दोनों को फ़ायदा होता है, thus facilitating the companies to fulfill the customer needs। और इससे क्या होता है, कस्टमर की नीड्स भी फुलफ़िल हो जाती है और सप्लायर को फ्यूअर इन्वेंट्रीज रखना पड़ता है, ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट नहीं आती उनकी, एंड सेंड प्रोडक्ट्स टू द मार्केट मोर क्विकली, और प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में पहुंच जाता है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो, टू टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं। एक फ्लो होता है अपस्ट्रीम फ्लो होता है और एक डाउनस्ट्रीम फ्लो होता है। अ सप्लाई चेन बिगिंस राइट फ्रॉम द सप्लायर एंड फाइनली एंड्स ऑन एंड कस्टमर और कंज्यूमर। स्टार्ट होता है सप्लायर से और एंड होता है कस्टमर से। इन टोटल चेन देयर आर फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कैपिटल और फिनेंस। और पूरी चेन में फ्लो होता है मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का और फाइनेंस का या कैपिटल का। व्हेन द फ्लो रिलेट्स टू सप्लायर इट इज़ टर्म्ड एज अपस्ट्रीम फ्लो। जब सप्लायर से रिलेटेड फ्लो होता है तो उसको अपस्ट्रीम फ्लो कहते हैं। इफ़ द फ्लो इज़ विद कस्टमर और कस्टमर्स इट इज़ नेम्ड एज डाउनस्ट्रीम। और जब कस्टमर से रिलेटेड फ्लो होता है तो उसको डाउनस्ट्रीम फ्लो कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम सप्लायर चेन, जो अपस्ट्रीम सप्लायर चेन है उसको कैसे मैनेज करना है। ट्रांजैक्शंस विद सप्लायर्स आर टर्म्ड एज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के पहले सप्लायर से जो भी उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाते हैं। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप विद सप्लायर, और यहाँ पे आईटी का भी यूज़ होता है। आईटी के यूज़ का मतलब ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट। रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांजिशन। इसमें एक बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। इन टुडेज़ ग्लोबल इकोनॉमी देयर आर सो मैनी फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग एंड मैनेजिंग अ सप्लायर। अभी आजकल के जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है एक सप्लायर को चूज़ करने के टाइम। सप्लायर कैपेबिलिटीज़ ऑफ इनोवेशन, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड cost reduction and agility to reduce risk factors all have witnessed significant changes। जो भी सप्लायर की जो भी कैपेबिलिटीज़ है इन सबको चेक करना पड़ता है when aligned with key suppliers। Great value can be achieved for both business
something that would be difficult to achieve if operating independently. जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सप्लायर्स का चयन करेंगे तो फिर ग्रेट वैल्यू मिलेगी हमारे बिजनेस को. Supplier strategy. To possess a commendable influence on the whole upstream flow, organization has to build up a set of strategies which in turn results in control over supplies. हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी जिससे कि हम सप्लायर्स के ऊपर कंट्रोल बना रख सकें. दिस स्ट्रैटेजी इज़ लाइकली टू टेक अकाउंट ऑफ मैटर्स सच एज. स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सोर्सेस का, लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन दैट वेदर द सप्लायर्स बिजनेस लार्जर और सप्लायर. जिसका बिज़नेस ज़्यादा बड़ा होगा उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी. अगर सप्लायर का बिज़नेस हमारे बिज़नेस से बड़ा है तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा, और हमारा बिज़नेस अगर सप्लायर बिज़नेस से बड़ा है तो हमारा बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा. इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंपनीज चूज सप्लायर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और आजकल तो कंपनीज ओवर द वर्ल्ड ओवर सप्लायर को चूज़ करते हैं. तो लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स को ध्यान रखना है. नंबर ऑफ सप्लायर्स. व्हेन अ बाइंग कंपनी वांट्स टू अवेल ह्यूज डिस्काउंट, बल्क परचेज फ्रॉम सिंगल सप्लायर इज़ एडवाइजेबल. अगर हमको ह्यूज डिस्काउंट की ज़रूरत है तो एक ही सिंगल सप्लायर से बल्क परचेज़ करना चाहिए. और अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल सप्लायर को हम पूरा ऑर्डर प्लेस कर दें तो हो सकता है डिले हो जाए या फेल डिलीवरीज कभी आ सकता है. अगर इसको अवॉइड करना है तो हम मल्टीपल सप्लायर्स को भी चूज़ कर सकते हैं. कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी. These factors are closely interrelated, and the strategy will probably need to make compromises to achieve the right balance. तो कॉस्ट एंड क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी, इन सब का राइट बैलेंस बनाना है. बट इन सब को भी ध्यान में रखते हुए सप्लायर स्ट्रेटजी बनानी है. मेक और बाय सोर्सिंग. मेक और बाय एंड आउटसोर्सिंग. और जिस तरीके की नीड है, वेरियस स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, बहुत सारे जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को लगा के हमें डिसीजन लेना है कि हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है या परचेज़ करना चाहिए, और या हम आउटसोर्स कर दें प्रोडक्शन प्रोसेस को. तो ये सब भी ध्यान में रखते हुए हमें सप्लायर स्ट्रेटजी बनानी है. यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का यूज़. द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ अपस्ट्रीम सप्लाई चेन आर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स. हमें मटेरियल्स को कैसे प्रोक्योर करना है और वो किस तरीके से हमारे पास तक पहुंचेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी सिस्टम बनाना है. तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं अपस्ट्रीम सप्लाई में, कि प्रोडक्ट हमें किससे प्रोक्योर करना है, क्या प्रोक्योर करना है, और वो किस तरीके से हमारे पास तक आएगा. इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज़ ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. आजकल ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का यूज़ हो रहा है. ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट, हमें पहले पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वहाँ से शुरू होता है और पेमेंट से ख़त्म होता है. ई प्रोक्योरमेंट इंक्लूड्स ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट. तो ई प्रोक्योरमेंट के 3 पार्ट्स हैं: ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट. In e-sourcing, organization provide electronic invitation to tenders and request them to submit their quotation. Organization क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन भेजता है ठेकेदारों को, टेंडर्स को, और उनसे कहता है आप अपना कोटेशन भरिए, सबमिट करिए. स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन विच में ऑप्ट टू चूज़ टेंडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. और ज़्यादातर ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के टेंडर्स को के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस ई टेंडरिंग का यूज़ करते हैं, ई सोर्सिंग का यूज़ करते हैं. ये बेस्ट पॉसिबल वे है जिससे कि आप बेस्ट सप्लायर को ढूंढ सकते हैं.
दिस प्रोसेस रिड्यूसेस, इससे हमारी कॉस्ट, टाइम और एफर्ट सब बचता है सप्लायर को सिलेक्शन करने में. इट इज़ रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल मेथड. अब इसको ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ किया जाना चाहिए. ई परचेजिंग क्या है? Organization are shifting from centralized purchasing to decentralization. Usage of technology has resulted in lesser time. अब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, और टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमारा टाइम, कॉस्ट और रिज़ल्ट सब कुछ सेव होता है और बेटर होता है. इन प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन और ऑर्डरिंग में हमारा टाइम, कॉस्ट और बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. ई परचेजिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स होते हैं और कोर स्टैंडर्ड्स आइटम्स होते हैं ना, जिससे कि हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं. रेकरिंग रिक्वेजिशंस, जो भी हम बार बार मंगाते हैं, जो रेकरिंग नेचर के रिक्वेजिशंस हैं वो सारे उसमें फीड होते हैं. शॉपिंग लिस्ट फॉर रेगुलरली परचेज आइटम्स, और जो रेगुलरली हम ऑर्डर करते हैं उनका एक अलग से शॉपिंग लिस्ट हो सकता है. द स्टैंडर्ड शॉपिंग लिस्ट फॉर्म द बेसिस फॉर रेगुलर ऑर्डर, और एक स्टैंडर्ड शॉपिंग लिस्ट बना देते हैं. एंड द लिस्ट कैन हैव आइटम्स एडेड और डिलीटेड फॉर ईच स्पेसिफिक ऑर्डर, और लिस्ट में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आइटम्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर डिस्पैच्ड ऑटोमेटिकली थ्रू एन एक्स्ट्रानेट टू सप्लायर्स, और जो भी हमारा परचेज ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली सप्लायर के पास पहुंच जाता है. इसको पढ़ते समय हम लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे किसी भी शॉपिंग ऐप का ध्यान में रखते हुए आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये जल्दी ध्यान में बैठ जाएगा. डिटेल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़, और जब हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, जिससे कि डिटेल्ड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़ इससे क्रिएट होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें डेटा में रिकॉर्ड रहती हैं. ई पेमेंट क्या है? परचेजिंग के बाद सप्लायर को पेमेंट करना होता है, वो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर देते हैं. इनवॉइसिंग एंड फंड ट्रांसफ़र, बहुत से तरीके हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं. इससे फास्टर पेमेंट होती है, एरर भी नहीं होती है, जो कि एरर हो सकती है मैनुअल फॉर्मेट में, एरर हो सकती है, लेकिन ई फॉर्मेट में जल्दी और एरर फ्री ट्रांसफ़र हो जाता है. ई प्रोक्योरमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज इट रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट. ई प्रोक्योरमेंट की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है, समय कम लगता है और जल्दी ऑर्डर हो जाता है, और जल्दी आराम से हम बेस्ट सप्लायर को भी सेलेक्ट कर पाते हैं. इन्वेंट्री के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, क्योंकि हम ही बताते हैं कैसे स्पेसिफिकेशन से क्या क्वालिटी रहेगी. और बेटर परचेज एंड सेल्स, और परचेज एंड सेल्स एक्सपीरियंस हमारा बेटर हो जाता है. ग्रेटर फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि ऑर्डर हम ही प्लेस कर रहे हैं, पेमेंट हम ही कर रहे हैं. इवन ए स्मॉल प्रॉब्लम इन टेक्नोलॉजी कैन क्रैश द होल सिस्टम इन फ्यू मोमेंट्स. हाँ, बस यही एक प्रॉब्लम है कि अगर टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है. बस ये एक प्रॉब्लम है, बाकी सब बेनिफिट्स हैं. द टेक्नोलॉजी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो एक सोर्स है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए. Technology that enables the development, maintenance and use of computers and software for processing and distribution of information is referred to as IT. In other words, IT is the use of computer storage, networking and other physical devices, infrastructure and processes to create, process, store, secure and exchange all form of electronic data. 1989 में अर्ल ने डेवलप किया था एक फ्रेमवर्क टू एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन द 3 इंटररिलेटेड टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी. द फर्स्ट डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम is concerned with securing adequate information handling the various tasks of the organization. The second domain of information management
is concerned with the managing the use of IT information resources across and throughout the organization. The third domain of information technology is concerned with ensuring that the technology itself works and that it is made available to those who wish to use it. पहला क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जिससे कि हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क को हैंडल कर सकते हैं. दूसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ये क्या है कि इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. और तीसरा होता है आईटी. ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि जो भी इसको यूज़ करना चाहे वो उसको यूज़ कर सकता है. तीन चीज़ें अर्ल ने बताई हैं. तीन क्या चीज़ें हैं, IS, IT एंड IM. IS, IM, IT. इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करेंगे. और IT टेक्नोलॉजी है. If it is identified with generic strategy, an organization is presently following to promote their products or services, it should be possible to define a role for information system to improve that strategy. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहती है या यूज़ कर रही है उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं. अब वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है. जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट लीडरशिप अपनाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन अपनाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर फोकस या किसी एक चीज़ में फोकस करती है. तो इन तीनों ही स्ट्रैटेजी, कोई सी भी स्ट्रैटेजी को इंफॉर्मेशन सिस्टम से इम्प्रूव किया जा सकता है. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है कि हमें कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना है इंडस्ट्री वाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट. हम कॉस्ट सबसे कम कर देते हैं, हम सबसे कम इसमें कॉस्ट कर लेते हैं. देयरफॉर द मैनेजरियल अटेंशन इज़ ऑन कॉस्ट रिडक्शन फॉर दिस स्ट्रैटेजी. तो हम सारे कोशिश करते हैं कि इन्वेंट्री लेवल को डाउन रखें विद द असिस्टेंस ऑफ IT, जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, हमारी स्टोरेज कॉस्ट बच जाएगी. डिफरेंशिएशन में क्या हो सकता है, एक्सक्लूसिव पोजीशन. हमें इंडस्ट्री में अपनी एक एक्सक्लूसिव पोजीशन बनानी है. जिससे कैसे बनाएंगे कि हम कस्टमर को कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो हम अपना कुछ ब्रांड इमेज बना लिए, हम ऐसी कुछ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कोई और नहीं दे पा रहा है. द पॉसिबल एरियाज ऑफ डिफ्रेंसिएशन रेंज फ्रॉम टेक्नोलॉजी. हम ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जैसे एप्पल हो गया, या ब्रांड इमेज हमारा कुछ ऐसा है जो किसी और का नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा ऐसा है जो किसी और का नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा है जो हम सबसे अलग दे रहे हैं. A way of differentiating may be to make the ordering process smooth as far as possible. हो सकता है हमारा ऑर्डरिंग प्रोसेस हम ऐसा बना लें, इतना स्मूथ बना लें जितना हो सके. This can be done by providing online information services followed up by simple online ordering process. और ये ऑनलाइन प्रोसेस अगर हम कर दें पूरा, और ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा हो सकता है, जैसे कि हम ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्रोसेस वगैरह लेके आ जाएं. फोकस अ पर्टिकुलर बायर ग्रुप कैन बी टारगेटेड. हो सकता है हम किसी एक बायर ग्रुप को टारगेट कर लें या एक कस्टमर पे टारगेट कर लें स्पेसिफिकली बाय मार्केट सेगमेंट्स, कि बच्चों के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या यंगस्टर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं. सुपीरियर कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैन बी अटेन थ्रू बोथ लोअर कॉस्ट और डिफरेंशिएशन. हम सुपीरियर पोजीशन बना सकते, कॉम्पिटिटिव पोजीशन बना सकते हैं, या तो हम कॉस्ट को कम कर लें या तो हम क्वालिटी बढ़ा लें, या कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू किसी एक टारगेटेड कस्टमर्स के लिए.
The opportunities for IT or information system includes providing access to customer information, trends and competitors to gain competitive trust and exclude competitors. हम ऐसे इंफॉर्मेशन, ट्रेंड और ऐसी जानकारी को ला सकते हैं जिससे कि हम कॉम्पिटिटर्स को हटा सकें. Downstream supply chain management of transactions with consumers or customers are termed as downstream supply chain management. Downstream supply chain management क्या है? Relationship marketing, customers relationship management, use of information technology, brand strategy. Relationship marketing क्या है? Relationship marketing plays a vital role to successfully handle the downstream supply chain management. The relationship marketing helps the organization to keep existing customer and to attract new customer through helpful staff, quality service or product, appropriate prices and proper customer care. हमें स्टाफ ऐसे रखने हैं जो हेल्पफुल हो, प्रोडक्ट जो भी हम दे रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट प्राइसेस में दें और प्रॉपर कस्टमर केयर दें. 6 मार्केट मॉडल बता रखे हैं मार्केट डोमेन से रिलेटेड. An organization may consider directing their marketing activities. रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए 6 मार्केट मॉडल्स हैं. किस तरीके से हम कस्टमर्स को रिटेन करें और नए कस्टमर्स बना सकते हैं, उसके लिए 6 तरीके दे रखे हैं. एक तो इंटरनल मार्केट हो गया, दूसरा रेफरल मार्केट हो गया, तीसरा इन्फ्लुएंस मार्केट हो गया, रिक्रूटमेंट मार्केट हो गया, सप्लायर्स मार्केट हो गया, कस्टमर्स मार्केट हो गया. इंटरनल मार्केट क्या हो गया? क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द रिलेशनशिप मार्केटिंग. बहुत ज़रूरी है ये रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए. इसमें हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है तो इंटरनल डिपार्टमेंट एंड स्टाफ, ये सारे इंटरनल मार्केट्स में आते हैं, जैसे कि कस्टमर ओरिएंटेड कॉरपोरेट कल्चर क्रिएट कर सके. स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर ओरिएंटेड कॉरपोरेट कल्चर को क्रिएट करे. रेफरल मार्केट क्या है? या तो कुछ एक्सिस्टिंग कस्टमर्स होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को रेफ़र करें, प्रोडक्ट या सर्विसेज हम जो भी दे रहे हैं उनको किसी और को रेफ़र कर सकें कि आप यहाँ ये प्रोडक्ट खरीदिए या आप यहाँ से सर्विसेज लीजिए. ये कुछ कस्टमर्स भी हो सकते हैं और ये कुछ रेफरल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कंसल्टेंसी फर्म्स वगैरह होती हैं जो कि आपको कस्टमर्स दिला सकती हैं. इन्फ्लुएंस मार्केट क्या है? कुछ ऐसे लोग होते हैं, एंटिटीज़ होते हैं जिनके पास एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, वो जो कि दूसरों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कोई नई चीज़, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेज को यूज़ करने के लिए. फिनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बिजनेस प्रेस हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कंज्यूमर ग्रुप्स हो सकते हैं. तो ये क्रिटिकल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके हम गुड रिलेशनशिप बना सकते हैं. रिक्रूटमेंट मार्केट, ये फोकल पॉइंट है, इसको फोकल पॉइंट कहा गया है रिलेशनशिप मार्केटिंग का. फर्म्स हैव टू मैनेज इट्स रिलेशनशिप विथ रिक्रूटमेंट मार्केट्स, जैसे कि कमर्शियल रिक्रूटमेंट एजेंसीज. कुछ एजेंसीज होती हैं ना जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, उनसे हमारा अच्छा टाई अप होना चाहिए. यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट से हम अच्छा टाई अप रख सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें जैसे कि हम हायर कर सकें. जैसे MBA स्टूडेंट्स वगैरह को इंटर्नशिप के लिए डायरेक्टली हम अप्रोच करते हैं ना, हायर करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, वैसे रिक्रूटमेंट मार्केट. Suppliers markets. Supplier market refer to the traditional suppliers as well as organization with which the firm has some form of strategic alliance to gain benefits such as better quality, faster reach to market,
original and creative products, and lower level of inventory. Customers market. Customers market represent all existing and prospective market. अभी जो हमारे कस्टमर्स हैं और जो हमारे कस्टमर्स आगे बन सकते हैं, और जो इंटरमीडियरीज़ हैं, दे कैन बी इधर कंज्यूमर्स और इंटरमीडियरीज, या तो वो कंज्यूमर्स हो सकते हैं या तो वो इंटरमीडियरीज हो सकते हैं. इन टूडेज एनवायरनमेंट द वे फर्म्स प्रोवाइड सर्विसेज अफेक्ट्स द मार्केट एंड हेल्प्स इन गेनिंग कस्टमर्स. हम किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेंगे. इन टूडेज मार्केट द वे फर्म प्रोवाइड सर्विसेज अफेक्ट्स द मार्केट एंड हेल्प्स इन गेनिंग कस्टमर्स. हमारी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि हमें नए कस्टमर्स मिलें. हमारे सर्विस प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है वो बहुत इफ़ेक्ट डालता है हमारे नए कस्टमर्स गेन करने में. The sixth market model suggests that the firm must regulate its action towards developing appropriate relationship with each of the market areas, as the management of relationship in each of the six market is critical for the attainment of customer retention objectives. तो ये सारी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम कस्टमर को रिटेन कर पाएँ और नए कस्टमर अट्रैक्ट कर पाएँ. रिलेशनशिप मार्केटिंग. गॉर्डन ने 6 डायमेंशंस दिए हैं जिससे कि हम हाउ रिलेशनशिप मार्केटिंग डिफर्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेफिनेशन. अब जो रिलेशनशिप मार्केट है ये किस तरीके से अलग है, पुराने हिस्टोरिकल डेफिनेशन से कैसे अलग है, ये बताते हैं. ये खुद ही इतना पुराना है 1998 का. रिलेशनशिप मार्केटिंग सीक्स टू क्रिएट न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड देन शेयर इट विद दीज कस्टमर्स. पहले नया वैल्यू क्रिएट करते हैं इससे और फिर हम इसको नए कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. रिलेशनशिप मार्केटिंग रिकग्नाइजेज द की रोल दैट कस्टमर्स हैव बोथ एज परचेजर एंड इन डिफाइनिंग द वैल्यू दे विश टू रिसीव. ये कस्टमर के रोल को रिकॉग्नाइज करता है. रिलेशनशिप मार्केटिंग बिजनेसेस आर विजुअलाइज्ड टू डिज़ाइन एंड अलाइन प्रोसेस को डिज़ाइन करने में और अलाइन करने में मदद करता है. Relationship marketing represents continuous cooperative effort both buyers and sellers. Between buyers and seller, continuous cooperative, buyers and sellers दोनों को मिल के काम करना चाहिए. Relationship marketing recognizes the value of customers purchasing lifetimes. Customer lifetime value. Relationship marketing even searches for the chain of relations that can be drawn within the organization. Customers' want and values are created between the organization and कस्टमर क्या चाहता है और उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना हम ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करते हैं. इट्स मेन स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंटरमीडियरीज, शेयर होल्डर्स, हम सबको इंक्लूड करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग में. ग्रोइंग इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप मार्केटिंग सजेस्ट अ शिफ्ट in the nature of the marketplace transaction from discrete to relational exchanges, from exchanges between parties with no past history and no future to interactions between parties with a history and plan for future interaction. रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या सजेस्ट करता है कि पहले जैसे डिस्क्रीट यानी कि अलोन, मतलब अपने अपने में एक मार्केटिंग चलती थी, उसको हटा के हम रिलेशनल एक्सचेंज में आए. पहले जो ऐसे कस्टमर्स थे जिनसे कि हमें कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी जिनके पास, या हमें आगे भी उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होना है, ऐसे एक स्टेट से निकल के हमें ऐसे एक स्टेट में जाना है जहाँ पे हमें पास्ट हिस्ट्री भी हो और हमारे पास फ्यूचर प्लान्स भी हो, किस तरीके से हम उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे. Customers Relationship Management (CRM). To manage and analyze customers' interaction and data throughout the life cycle with the main motive of improving
business relations and strategies, and technologies used in customer relationship management. हम यहाँ पे कस्टमर से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है उसको मैनेज और एनालाइज करते हैं. जो भी डेटा हमारे पास होता है, जो भी हमारे सिस्टम्स वगैरह में फीड हो ना, मेन मोटिव ऑफ इम्प्रूव, जिससे कि हम बिजनेस रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएँ और स्ट्रैटेजीज़ और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर पाएँ. रिलेशन इंक्लूड्स relations with customers, assisting in customer retention and driving sales growth. रिलेशन में क्या क्या आता है कि कस्टमर से हमारा कैसा रिलेशन है, कस्टमर को रिटेन कैसे करना है, उसमें मदद करता है, और ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ, और सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाना. कस्टमर्स अंडर डिफरेंट चैनल्स आर कंपाइल्ड थ्रू CRM. The staff dealing with customers get a detailed information about customers' personal information, purchase history, buying preferences and concerns. Organizations must ensure customers are satisfied with their product and services for higher customer retention. कस्टमर को सेटिस्फाइड होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट से. रिमेंबर, 1 satisfied customer brings 10 new customer. एक कस्टमर 10 नए कस्टमर्स लेके आएगा. with him, whereas one dissatisfied customer takes away 10 customers, और एक dissatisfied customer 10 dissatisfied customers एक dissatisfied customer हमारे 10 customers को लेके चला जाएगा. In simpler words, CRM is knowing the needs of the customer and providing them with best possible solution. Knowing the needs of the customer and providing them with the best possible solution. Analysis of customers and their behavior. Analysis of customers is necessary based on geographical location और purchasing characteristics. कहाँ पे situated है, कहाँ पे customer है या कहाँ पे market है, and purchasing characteristics, और किस तरीके की उनकी purchasing characteristics हैं. For industrial customer, expectation of benefits, quality, discounts, serviceability, size, etc. should be taken into consideration. During such analysis process, management should keep in mind the physiological need, safety needs, social need, status or ego need, and self-fulfillment need of existing and future customer. तो जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल कस्टमर है तो हम देखेंगे कि क्या उसको हम क्या बेनिफिट्स को हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर, क्या क्वालिटी चाहिए उन्हें, कितना डिस्काउंट मांग रहे हैं, सर्विसेबिलिटी है कि नहीं उनके एरिया में, साइज़ क्या चाहते हैं वो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है. ड्यूरिंग सच एनालिसिस प्रोसेस, मैनेजमेंट शुड कीप इन माइंड उनकी क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ना, सेफ्टी नीड्स, ये सारे नीड्स को हमें ध्यान में रखना है. स्टेटस या ईगो की नीड्स क्या है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड क्या है ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है जो बेसिक नीड्स होती हैं. उसके बाद से जब बेसिक नीड्स पूरी होती है उसके बाद ही इंसान सेफ्टी के बारे में सोचता है. सेफ्टी के बाद फिर लोगों के बीच हमारा क्या नज़रिया है, लोगों का हमारे लिए क्या नज़रिया है, सोशल नीड्स पे ध्यान देता है. उसके बाद इंसान अपना स्टेटस वगैरह मेंटेन करने की सोचता है या ईगो हमारा मेंटेन करने की सोचता है. उसके बाद हम कुछ अलग करने की सोचते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स के लिए ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कस्टमर. हमें इन सारी नीड्स का ख्याल रखना है. फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम कह सकते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा एंड मकान टाइप का समझ सकते हैं. कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. Most firms today understand the source of their revenue but unfortunately do not understand the source of profit.
बहुत सी फर्म्स को अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो पता होता है, लेकिन उनको सोर्स ऑफ प्रॉफिट पता नहीं होता है. ऑफन अटेम्प्ट्स टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर ऑन ईदर प्रोडक्ट कॉस्ट अलोन और ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एट द बिजनेस यूनिट और एंटरप्राइज लेवल. और वो कोशिश करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर को मेजर करने की, या तो वो प्रोडक्ट के कॉस्ट के बेस पर उसको प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं, और या तो वो कोशिश करते हैं बिजनेस यूनिट लेवल पे या एंटरप्राइज लेवल पे पता करने की कोशिश करते हैं. ये मिसलीडिंग हो सकता है. व्हाट फर्म्स फेल टू डू, फर्म्स क्या फेल कर जाती हैं, क्या उनको वो नहीं कर रही हैं, इज़ टू मेजर प्रॉफिट एट द मोस्ट मीनिंगफुल. उनको एक मीनिंगफुल तरीके से प्रॉफिट को मेजर करना चाहिए, और वो और मीनिंगफुल और कंट्रोलेबल लेवल पे प्रॉफिट को मेजर करना चाहिए, जो कि कस्टमर लेवल पे है. मतलब उनको अपने अलोन जो भी उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके बेस पे, या बिजनेस यूनिट लेवल पे या एंटरप्राइज लेवल पे प्रॉफिट मेजर करने की जगह कस्टमर लेवल पे अपना प्रॉफिट मेंटेन करना चाहिए. Understanding the underlying component of cost and addressing specific cause of poor profitability associated with specific customers will significantly improve bottom line performance. तो अगर हमें बॉटम लाइन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हमें कस्टमर से पूछना चाहिए कि हमारी क्या कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है जो गड़बड़ कर रहा है, या किस वजह से हमारी पुअर प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है. तो उससे हमारा बॉटम लाइन परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा. अंडरटेकिंग ए कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव इज़ अ 5 स्टेप प्रोसेस. ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है. एनालाइज कस्टमर बेस एंड स्प्लिट इट इनटू द सेगमेंट. एक कस्टमर बेस को एनालाइज करो और उसको कुछ सेगमेंट्स में बांट दो. कैलकुलेट एनुअल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द कस्टमर. और फिर उनसे पूछो, मतलब कैलकुलेट करो कि हम उन कस्टमर से कितना साल भर में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. कैलकुलेट एनुअल कॉस्ट ऑफ सर्विंग द सेगमेंट. और अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो कि हम साल भर में कितना हमें कॉस्ट लग रहा है इनको सर्व करने में. आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर्स. जो क्वालिटी कस्टमर्स हैं उनको ढूंढो और उनको रिटेन करो. री इंजीनियर और एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स. और जिन सेगमेंट्स से हमें लॉस हो रहा है या अनप्रॉफिटेबल है जो, उनको या तो कुछ चेंज करो या उन सेगमेंट्स को हटा दो, उनके लिए प्रोडक्ट्स ही मत बनाओ. कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज बेस्ट कंडक्टेड विद द टेक्निक नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ABC एनालिसिस. द नेट प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम ईच कस्टमर विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेवेन्यू लेस कॉस्ट डन बाय दिस tool. These costs are not only manufacturing and distribution cost but also sales cost, marketing cost, service cost and any other related cost which have to be undertaken to service the customer. After finalization of costs, customers are divided into different profit tiers. This principle is best observed in the banking industry with credit card as a product. Customers are basically classified in 4 types: platinum customers, gold customers, iron customers, lead customers. जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो प्लैटिनम है, उनसे कम गोल्ड कस्टमर्स है, उनसे कम आयरन कस्टमर्स हैं, लो प्रॉफिटेबल बट डिज़ायरेबल है, और लेड कस्टमर्स अनप्रॉफिटेबल है या अनडिज़ायरेबल कस्टमर्स हैं. A credit card company would always give the best service as well financial and other benefits to the top 2 customers. It will at the same time try to attract iron customers and try to convert these iron customers to platinum or gold customers. Finally, these companies will have systems in place so as to avoid lead customers completely. तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या करती है कि जो बेस्ट सर्विस होती है और बेस्ट फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट्स जो होते हैं वो अपने प्लैटिनम कस्टमर्स को देती है, और आयरन कस्टमर्स को कोशिश करती है कि ये गोल्ड कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए या प्लैटिनम कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए, और इन कस्टमर्स को अवॉइड करती है.
को अवॉइड करती है. This it is found that with customer profitability analysis, firm can correctly classify customer and also find out which of the customer it needs to hold on to and acquire more of the same type, and which customers it needs to let go of. किन कस्टमर्स को उनको होल्ड ऑन करना है और किन को उन्हें रोक के रखना है और किन को उन्हें भगा देना है. Several times firms find out that there are customers which they should have left altogether as the profitability from these customers is minimum and expenses are more. और बहुत बार कंपनी को पता चलता है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको उन्हें पहले ही हटा देना चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से हमारी प्रॉफिट कम हो रही थी और खर्चे उन पर बहुत ज़्यादा लग रहे थे. Cost calculation is one of the major problems in customer profitability analysis. Calculating cost per customer becomes difficulty, especially in a service environment where manpower as well as time also has a cost factor associated with it. तो अब ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर कस्टमर ना, ये हमारी प्रॉब्लम है. और सर्विस में क्या होता है? मैन पावर होता है और टाइम भी होता है. टाइम स्पेंड विथ ईच कस्टमर इज़ डिफरेंट. हर कस्टमर के साथ अलग अलग टाइम स्पेंड किया होगा एंड देयरफॉर कॉस्ट इज़ डिफरेंट, और हर कस्टमर पे कॉस्ट भी अलग लगी होगी. फर्दरमोर देयर आर सेवरल नॉन कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट टू. और कुछ ऐसी भी कॉस्ट हो सकती है जिनमें कस्टमर से रिलेशन कुछ नहीं है. इफ़ दीज कॉस्ट आर इग्नोर्ड देन राइट फिगर्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू चेक ना. नॉन कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है. The customers will be shown more profitable than they are. Customer lifetime value (CLV) is the present value of net profit that we derive from a customer over an entire lifetime of relationship with that particular customer. It is the NPV of the projected future cash flows from a lifetime of customer relationship. It is an essential tool used in marketing to focus on more profitable customers and stop servicing non-profitable customers. तो ये क्या है कि हम कस्टमर से हमारा कितने सालों तक और रिलेशन रहेगा, जिससे कि हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उन सब का हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर है. NPV of the projected future cash flows from a lifetime of customer relationship. First of all, we need to understand First of all, we need to ascertain the profits generated from each customer. ABC model helps in associating direct costs and revenues to the popular customer over a period of time to ascertain the profit margins from that particular customer. To ascertain the lifetime value, judgment with regards to the duration of relationships have to be made. कि कितना टाइम तक ये रिलेशन हमारा चलेगा, इसको हमें जज करना पड़ेगा, इसको हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा. These require detailed analysis of the strength of the relationship and the likelihood, frequency and the amount of repeated and additional purchases. ना इसमें बहुत सी चीज़ों को, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, कस्टमर लॉयल्टी एट्सेट्रा, ये सारे डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी इन सारे पॉइंट्स की. Thus profit margins are then discounted at the firm's cost of capital. Firm's cost of capital से डिस्काउंट कर देंगे जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन आएगा, और एनी अदर रेट दैट में बी डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अराइव एट द CLV.